हर गांव में एक घर ऐसा होता है जिसके पास से लोग रात तो दूर दिन में भी नहीं गुजरते। वो घर वीरान होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां कोई नहीं रहता, बस जो रहता है वो दिखता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां डरावनी घटनाओं से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो सिर्फ अपने गांव लौटा था, लेकिन जो उसने वहां देखा वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। तो क्या है इस कहानी का सच? तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी सच में बहुत डरावनी होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अरविंद चौधरी है। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, लेकिन मेरी जड़ें एक छोटे से गांव से हैं, पिपरिया, मध्य प्रदेश। करीब 14 साल बाद मुझे अचानक गांव वापस जाना पड़ा। वजह थी मेरी बुआ की मौत। बुआ हमेशा गांव में अकेली रहती थीं, उनका कोई और नहीं था। पापा की मौत के बाद गांव से हमारा रिश्ता भी धीरे धीरे छूट गया, लेकिन बुआ हर साल राखी पर चिट्ठी भेजती थीं। फोन नहीं था उनके पास, और जब मैंने गांव जाना छोड़ा तो उनका इंतजार भी शायद थम गया होगा। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो एक सीधी सादी मौत की कहानी नहीं है। गांव पहुंचा तो अजीब सी खामोशी थी। वो रास्ते जो कभी बच्चों की आवाजों से गूंजते थे अब सुनसान थे। बुआ का घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां पेड़ घना हो जाता है और एक छोटा सा पोखर बहता है। घर वही था, मिट्टी का, टूटी खिड़कियां, पुराना लकड़ी का दरवाजा। जब मैंने दरवाजा खोला तो घर से एक हल्की सी सड़न की गंध आई। बुआ की मौत को करीब 3 दिन हो चुके थे, लेकिन किसी ने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की थी। गांव वाले सिर्फ बोले, बुआ अब अकेली नहीं थी। मैंने पूछा, क्या मतलब? बस आंखें चुराकर बोले, कुछ चीजें होती हैं जिनसे नजरें मिलाना ठीक नहीं होता। मैंने बुआ के कमरे की सफाई की, उनके पुराने सामान निकाले। एक संदूक में उनके हाथ से लिखी एक डायरी मिली। उसमें हर पन्ने पर एक ही चीज लिखी थी, वो अब लौट आया है। मैंने उसे बंद किया था, लेकिन अब मेरी उम्र ढल चुकी है। मैं समझ नहीं पाया कि किसकी बात कर रही थी। रात में घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। न तो बाहर कुत्ते भौंकते थे, न ही कोई झींगुर, जैसे वक्त रुक गया हो। करीब 2 बजे के आसपास मुझे लगा जैसे आंगन में कोई चल रहा है। लकड़ी की जमीन पर नंगे पांवों की आवाज, धीमी लेकिन साफ। मैंने टॉर्च ली और बाहर देखा। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पांवों के निशान थे, और वो सिर्फ अंदर की ओर जा रहे थे। बाहर का कोई निशान नहीं था। अगली सुबह मैंने पड़ोसी से पूछा, बुआ आखिरी दिनों में कैसी थीं? उसने बस इतना कहा, वो हर शाम उस पोखर के पास बैठती थीं और कुछ बड़बड़ाया करती थीं, जैसे किसी को समझा रही हों। मैंने वो जगह देखी। पोखर का पानी काला था और उसके किनारे किसी ने राख से बना हुआ एक गोल घेरा बनाया हुआ था, मानो कोई मंत्र सिद्धि की जगह हो। उस रात मैंने कुछ अजीब करने की ठानी। मैंने वही संदूक फिर से खोला और उसमें एक पुराना तांबे का सिक्का, कुछ नीम की सूखी डालियां और एक लाल धागे में लिपटी काली मिट्टी की डली निकली। जैसे ही वो डली हाथ में ली, मेरे कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंजने लगी, मत छू उसे, मत खोल उसे। मैंने डर कर सब वापस डाल दिया, और तब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि घर में कोई और भी है, पर वो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। उस रात मैंने तय किया कि मैं जागते हुए घर में रहूंगा। अगर कुछ है तो सामने आए। कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी, सिर्फ एक दिया जलाया, वही जो बुआ हर रोज पूजा में जलाती थी। दिया जैसे ही जलाया, हवा तेज चलने लगी, जैसे किसी ने जानबूझकर खिड़कियां खोली हों। मैंने आवाज लगाई, कौन है? पर कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर घर के पिछले कमरे से काट काट जैसी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी को घसीट रहा हो। मैं धीरे धीरे उधर गया। वो कमरा हमेशा बंद रहता था, बुआ कभी खोलती नहीं थी। जब दरवाजा खोला, धूल भरी हवा सीने में घुस गई। कमरे के बीचों बीच एक सिंदूर से बनी चौकी थी। उस पर एक जली हुई तस्वीर रखी थी, एक आदमी की, जिसकी आंखें साफ नहीं दिख रही थीं, जैसे किसी ने उंगलियों से उन्हें मिटा दिया हो। और तभी दिए की लौ एक झटके में बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। सांसें गर्म थीं, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा
वहां कुछ नहीं था। पर जैसे ही मैं मुड़ा, कमरे की दीवार पर एक नाम खून से लिखा हुआ दिखा, बैकुंठनाथ। सुबह होते ही मैंने बुआ की डायरी फिर से पढ़नी शुरू की। एक जगह लिखा था, मैंने उसे पोखर में बांध दिया था। बैकुंठनाथ, वो तांत्रिक जिसने मेरे परिवार को श्राप दिया था। उसने कहा था, मुझे मिटाओगी तो खुद भी जलोगी। अब वो वापस आ गया है। मेरे शरीर में सिर से पांव तक सिहरन दौड़ गई। बैकुंठनाथ, ये वही तांत्रिक था जो कभी इस गांव में बसा था। कहते हैं वो मौत का सौदागर था। किसी के कहने पर किसी को बंधन में बांध देता था। लेकिन एक बार उसने बुआ के भाई यानी मेरे पापा पर कुछ करने की कोशिश की थी। बुआ ने गांव के ही एक साधु की मदद से बैकुंठनाथ को पोखर में बंद कर दिया था। लेकिन अब बुआ नहीं रही और वो फिर बाहर आ गया था। मैं नहीं जानता था कि मुझसे ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उस रात नींद में ही जैसे किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली हो। मैं उठा और अपने आप पोखर की ओर चलने लगा। हवा बंद थी, लेकिन मेरे कानों में बुआ की आवाज गूंज रही थी, उस घेर से बाहर मत जाना। पोखर के पास वही सिंदूर से बना गोल घेरा अब अधूरा था, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। मैंने दिया जलाया और जैसे ही रोशनी फैली, पोखर के बीचों बीच काले रंग की परछाई दिखाई दी। वो इंसान नहीं था, उसका चेहरा झुका हुआ था और वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था, पानी के ऊपर चलते हुए, बिल्कुल बिना आवाज के। पोखर के उस पार वो परछाई जैसे ही पानी के ऊपर चलकर मेरे करीब आने लगी, मेरी सांसें थम गईं। वो इंसान की तरह दिखती थी, पर उसके शरीर से पानी टपक नहीं रहा था। वो एकदम सूखा था, जैसे उसे बरसों से कोई छू नहीं पाया हो। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर वहीं जम गए। उस परछाई ने सिर उठाया। उसकी आंखें थीं ही नहीं, बस दो काले गड्ढे जिनमें अंधेरा जैसे सांस ले रहा हो। वो बोला नहीं, लेकिन मेरी सोच में घुल गया, तू उसी का खून है जिसने मुझे बांधा था। मेरे कानों में झंझनाहट हुई और अचानक पूरा पोखर जैसे उबलने लगा। पानी में से भुजाएं निकल रही थीं, काले हाथ, वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने झट से जेब से बुआ का दिया हुआ तांबे का सिक्का निकाला और जमीन पर फेंका। एक तीखी आवाज के साथ जैसे सब कुछ थम गया, परछाई वहीं रुक गई। कुछ पल के लिए जैसे सारा पोखर फिर से शांत हो गया। मैं उलटे पांव भागा। घर पहुंचा तो दरवाजा खुला मिला। अंदर सारी दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे बाहर निकालो वरना तू भी वहीं जाएगा। रात भर नींद नहीं आई। हर खिड़की के बाहर कोई चलता रहा। लकड़ी छटकने की आवाजें, बुआ की धीमी फुसफुसाहट और दीवार पर हर घंटे नया लिखा मिलता। घेरा टूट चुका है। अगली सुबह मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामधनी काका से बात की। पहले तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए, फिर धीरे से बोले, जिसे तुमने देखा वो बैकुंठ है, लेकिन अब वो वही नहीं रहा। अब वो बस आग और प्यास है। मैंने पूछा, उसे फिर से रोका कैसे जा सकता है? रामधनी काका बोले, जिसने पहली बार बांधा था उसी की चीजें चाहिए और उस जगह वापस जाना होगा जहां उसे बांधा गया था, पोखर के नीचे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पोखर के नीचे? वो बोले, हां, जहां उसका जिस्म दफन है। अगली रात मैंने बुआ की राख, उनकी चप्पलें और वो लाल धागा लेकर पोखर की ओर जाना तय किया। जैसे ही मैं घर से निकला, रास्ते में पेड़ खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे कोई रोकना चाहता हो। लेकिन मैं नहीं रुका। पोखर के पास पहुंचा तो पानी अब साफ नहीं था, वो काला हो चुका था और उसकी सतह पर चेहरे तैर रहे थे, बिना आंखों के मगर पहचान लिए जाने वाले चेहरे। मैंने बुआ की राख पोखर के किनारे डाली और वही लाल धागा पकड़कर मंत्र दोहराया, जो डायरी में लिखा था, जैसे बांधा गया था वैसे ही लौटाया जाएगा। और तभी पानी फट गया। उसके अंदर से बैकुंठ की अधजली लाश बाहर निकली, लेकिन वो मरी हुई नहीं थी। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, आंखें जल रही थीं और वो अब सीधे मेरी तरफ देख रहा था। अब तू है मेरी अगली मूरत। मैंने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई मेरा दम घोंट रहा हो। मेरी मुट्ठी में अब भी वो लाल धागा था, लेकिन वो अब तपने लगा था, जैसे कोई अंगारा हो। बैकुंठ की जली हुई लाश धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही थी। उसकी हड्डियां दिख रही थीं,
लेकिन उस पर कुछ काली जड़ें लिपटी हुई थीं, जैसे कोई पेड़ उसके शरीर से उगा हो। वो बोला, नहीं। बस गले से एक खरखराती हुई आवाज निकली, जो बांधता है वही खोलता है। तू मेरा उत्तराधिकारी है अब। मैंने देखा, मेरे हाथ की नसें नीली पड़ने लगी थीं। कुछ मेरे अंदर घुस रहा था, जैसे वो अपने श्राप को मेरे खून में उतार रहा हो। उस पल में मेरे ठीक पीछे से एक और आवाज आई, बुआ की। अरविंद, मत डर, बस उस घेरे को पूरा कर, वरना तुझसे भी वो पार उतर जाएगा। मैंने देखा, पोखर के पास जो सिंदूर का घेरा अधूरा रह गया था, वो अब लगभग मिट चुका था। मैं घुटनों के बल झुककर मिट्टी में उंगलियां घुमाने लगा, कांपते हुए सिंदूर की आखिरी रेखा खींच दी, और ठीक उसी पल बैकुंठ का शरीर एक झटके से चीखते हुए पीछे खींच गया। उसका मुंह खुला और उसमें से धुआं निकलने लगा, काला धुआं, जैसे वो अंदर से जल रहा हो। तूने मौका खो दिया अरविंद। अब मैं सिर्फ बांधा नहीं जाऊंगा, अब मैं लौट कर आऊंगा, किसी और रूप में। उसकी चीखें पोखर के पानी में समा गईं। पानी फिर से शांत हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। होश खोने से पहले सिर्फ इतना देखा कि पोखर के किनारे एक काली परछाई अब भी खड़ी थी, हिल भी नहीं रही थी, बस देख रही थी। अगली सुबह मेरी आंख गांव के मंदिर में खुली। रामधनी काका ने कहा, वो गया नहीं है, बस फिर से सो गया है, लेकिन अब तुम बुआ की तरह उसकी रखवाली करोगे। पोखर के पास घेरा कभी टूटना नहीं चाहिए। मैंने गांव छोड़ दिया, लेकिन हर साल सावन की पहली अमावस्या को मैं फिर वहीं जाता हूं, घेरा दोबारा खींचने, क्योंकि एक बार कोई बैकुंठ को छू ले तो वो उसके खून में उतर जाता है। उस बरस के बाद सब कुछ बदल गया था। मैं दिल्ली लौट तो आया, मगर पहले जैसा कुछ नहीं रहा। रातों को अक्सर नींद से हड़बड़ाकर उठता, पसीने में भीगा हुआ, सांसें फूलती हुई। कभी खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखती, कभी दरवाजे के नीचे से राख जैसा कुछ अंदर आता हुआ लगता। पर जब उठकर देखता, कुछ नहीं। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा तब शुरू हुआ जब मैं दूसरों की आंखों में अपना चेहरा नहीं देख पाता था। आईने में सब ठीक, लेकिन सामने वाले की आंखों में कोई और चेहरा झलकता। जली हुई चमड़ी, सूनी आंखें और होंठों के पास राख चिपकी हुई। पहले लगा मानसिक तनाव है, डॉक्टर से मिला, नींद की दवाइयां ली। पर एक रात फिर वही हुआ। उस रात मैं अकेला था, ऑफिस से देर रात लौटा। दरवाजा खोलते ही लगा जैसे कमरे में कोई पहले से हो। हवा में फिर वही गंध थी, गीली राख की। टीवी अपने आप ऑन हुआ, ब्लैक स्क्रीन, लेकिन आवाज साफ सुनाई दी, अब तू ही रास्ता है, तू ही जरिया है, नया शरीर। मैं बोला, क्या चाहता है तू? और तभी मेरी गर्दन के पीछे कुछ थमा, कुछ ठंडा और भारी। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन गर्दन पर अब भी किसी के हाथ के निशान थे, 5 काले गहरे निशान, जैसे किसी ने अपनी पूरी ताकत से पकड़ा हो। फिर कुछ बदलने लगा। मैं सोते सोते बड़बड़ाने लगा। रूममेट ने बताया, मैं नींद में उल्टे अक्षरों में कुछ बोलता था जो कोई समझ नहीं पाता। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। अगली सुबह जब रिकॉर्ड सुनी तो जो शब्द सबसे बार आए वो थे, घेरा टूटा है, वो अब तेरे अंदर है। और अब आज मैं इस कहानी को रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आज दोपहर मेरे हाथ अपने आप चलने लगे। मैंने घर की बालकनी के कोने में उसी राख से एक घेरा बनाया। मुझे याद नहीं कब उठकर किया, पर घेरा वहीं था। अब फिर वही गंध है कमरे में, और वो सिंदूर अपने आप कमरे की दीवार पर फैल गया है। मैंने कहीं पढ़ा था, जब कोई तांत्रिक बंधन पूरी तरह नहीं तोड़ा जाता तो वो नई जगह खोज लेता है, नए शरीर में बसने के लिए। अब मुझे यकीन है, बैकुंठनाथ अभी यहीं है, मेरे भीतर, और इस बार वो किसी घेरे से नहीं बंधेगा। उस दिन के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ऑफिस, मोबाइल, दोस्त, सब। मैं बस लिखता रहा, वही जो मेरे अंदर से निकलता गया, कागजों पर, दीवारों पर, शीशों पर, हर जगह। पर वो लिखाई मेरी नहीं लगती थी, अक्षर उल्टे थे, भाषा कुछ और थी, लेकिन हर वक्त एक बात दोहराई जाती, मंत्र टूटा है, शरीर बन रहा है। मैं अब खुद से डरने लगा था। कभी अचानक आंखें लाल हो जाती, सांसें थम सी जाती, और कभी कभी मेरे बोलने की आवाज भी बदल जाती। रामधनी काका को फोन लगाया। वो फोन उठाते ही बस इतना बोले, तूने उसे बाहर नहीं फेंका,
तूने उसे जगा दिया है। मैंने डर कर पूछा, अब क्या करूं? वो बोले, अब कुछ करने का वक्त नहीं, अब सिर्फ भुगतने का वक्त है। और फिर 2 रात बाद सब कुछ टूट गया। उस रात मैं गहरी नींद में था। अचानक लगा किसी ने मुझे जोर से झंझोड़ा। आंख खुली तो देखा कमरे में हर कोना जल रहा था, पर आग की लौ ठंडी थी। धुएं में से एक आकृति उभरी, पूरी राख से बनी, बिना चेहरा, बस आंखों की जगह 2 गड्ढे। तू अब मैं है और मैं अब तू हूं। वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और जैसे ही मुझसे टकराई मेरे कानों से खून बहने लगा। मैंने जोर से चिल्लाया, मैं तुझसे नहीं डरता। उसने हंसते हुए कहा, डर जरूरी नहीं, शरीर काफी है। अगली सुबह मेरे मुंह से कोई और आवाज निकल रही थी। मैं आईने में खुद को देखता तो सब ठीक लगता, पर कैमरे से देखता तो चेहरा बदल चुका था, जल चुका, झुलसा हुआ, राख से भरा हुआ। बैकुंठ अब मेरे अंदर था। अब मैं दिन भर चुप रहता हूं, पर रात में जब लिखता हूं तो वो हाथ मेरे नहीं होते। मैं अपनी कहानी नहीं लिख रहा, मैं अब बैकुंठ की अगली किताब लिख रहा हूं। हर शब्द एक अगला शिकार बनाता है। जो भी ये कहानी पूरी पढ़ता है वो उसके अगले घेरे का हिस्सा बन जाता है। तो ये थी कहानी उस तांत्रिक की जो कभी पोखर के नीचे दफन था और अब जिंदा लोगों के शरीर में जी रहा है। क्या अरविंद अब भी खुद को बचा पाएगा, या वो सिर्फ एक माध्यम बन चुका है उस तांत्रिक के लिए जो अब हर शब्द, हर सांस और हर रात को अपने नाम कर रहा है? शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो एक बार बैकुंठ के घेरे में आ गया वो कभी पूरी तरह आजाद नहीं होता। अगर आप भी रात में किसी अजनबी पर छाई को अपनी खिड़की के पास महसूस करें तो एक बार अपनी दीवार देखिएगा, शायद उस पर भी कोई नाम उभर रहा हो, आपका। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्टोरी नाइट को और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम हर बार लाते हैं सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। मिलते हैं अगली डरावनी रात में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने कमरे की खिड़कियां बंद रखना, क्योंकि कोई देख रहा होता है हर वक्त। और अपना ख्याल रखें। अलविदा।